हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। हम फिर से अभी तोतला ही रहे हैं, छूटा नहीं मेरा। टाइम लगेगा, दवाई भी मिला नहीं है लॉकडाउन में, टाइम लगेगा। एनीवेज, आइए हम लोग आते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सीखे थे, अब हम लोग सीखने वाले हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हम फील कराएंगे। पहले स्टेटमेंट देखो, इसमें पहला चीज पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्या समझे? कोऑर्डिनेट्स का ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम। जैसे हवा में कोई स्पेस, मतलब स्पेस में कोई पॉइंट मानो, ठीक है। पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे ये पॉइंट है, छोड़ दो फिर भी पॉइंट दिखना चाहिए। दिख रहा है पॉइंट, दिखेगा। अब दिखा, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जैसे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने बोले तो क्या बोलोगे? सर ओरिजिन से तीर मारो ना यहाँ पे, तो इसका एक्स कंपोनेंट निकलेगा, वाई कंपोनेंट निकलेगा, जेड कंपोनेंट निकलेगा। ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हम लोग क्यों निकाल पा रहे हैं और कैसे निकाल पा रहे हैं? हम लोग इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टेशियन। 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 एक्सिस होती है, वही चीज़। मेरा मर्जी, हम नहीं चाहते हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुझे पसंद नहीं, हमको कोई और सिस्टम चाहिए। कोई भी हो सकता है, हम अपना सिस्टम डिफाइन कर दें। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपना सिस्टम खुद से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिस्टम है आपके पास, हम लोग को उतना में ही रेस्ट्रिक्ट करना है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमको वैसी चीज़ को पढ़ना है। हमको अपना नया कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाना है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। वो आप रिसर्च में बनाएंगे, आपको तो रिसर्च करना नहीं है, वो छोड़ दीजिए मेरे पे, हम कर लेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि 3 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। नहीं, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। 7-8 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑलरेडी डिफाइंड है, अभी उन पर भी डिस्कवरी चल रही है, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। उतना दूर भी नहीं जाना है। जहाँ तक हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, जनरली हमको स्फेरिकल का, सिलेंड्रिकल का, इसका क्वेश्चंस दिखा है। पहले ये 3 हम लोग कवर कर लेंगे, कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। सिक्योरिटी के लिए समय अगर परमिट किया, थोड़ा सा और 2-3 और देख लेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेंगे लास्ट में, बाद में। लेकिन जनरली जो अभी आपका ट्रेंडिंग पूछा गया है पिछले साल तक, वो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन है, तो उस पर फोकस करेंगे। समय परमिट किया तो आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट दिखना चाहिए, दिख रहा है? तो ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम डिफाइन किए, हमको ये पॉइंट हमको स्फेरिकल में चाहिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए। तो अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वहाँ एक्स वाई जेड नहीं होगा, वहाँ कुछ और होगा। क्या होगा वो सीखेंगे। उसी तरह से आपको एक, हम बोले कि ये वाला है, हमको इसमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, एक बाइपोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, हाइपरबोलॉइड कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो जैसा ज़रूरत वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ा इसका? इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि हर चीज़ आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। जैसे मेरे को इस मार्कर के बारे में स्टडी करना है, पढ़ना है मुझे इस मार्कर के बारे में, इसकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो सब चीज़ के बारे में। इसका शेप कैसा है बताओ? सिलेंडर जैसा है। अगर हम इस मार्कर के पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम दिखाने लगे, वैसे हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स, हो जाएगी।
आसान ये तब हो जाएगा जब सिलेंडर जैसा है ना, तो सिलिंड्रिकल जैसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक लेके आ जाओ, तो वहां पे इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। समझा? उसी तरह से अगर एक फुटबॉल है या कुछ बड़ा सा गोला है, पृथ्वी है, वैसे पृथ्वी तो थोड़ा सा चिपटा है ना, ऊपर नीचे चिपटा हो, पूरी तरह से तो गोल नहीं, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। तो ऐसे कुछ गोलाकार टाइप का, कुछ अमरूद जैसा, नारंगी जैसा, ठीक है, वैसा फुटबॉल, बॉल, ऐसे सारी चीज़ें जो स्फेरिकल हैं, उसके बारे में अगर आपको चीज़ें स्टडी करनी है तब वहाँ पे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। वहाँ पे पैरामीटर्स अलग हैं, उसको डिस्क्राइब करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हो, वापस उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से फिर से आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ सकते हो। सर क्या कहना चाह रहे हो? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम बोले कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिलिंड्रिकल में, तो आप सिलेंडर में कन्वर्ट कर देगा। सिलिंड्रिकल से आप बोले कि ठीक है चलो सिलिंड्रिकल को हम स्फेरिकल में करना चाहिए, कर सकते हो। स्फेरिकल को आप कार्टेशियन में कर सकते हो, इंटरचेंज आप कर सकते हो। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रक्रिया है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने का, उसको बोला गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। समझ में? वही चीज़ है यहाँ पे। इसको एक फॉर्मल तरीके से पढ़ना है, स्टेटमेंट है, ये आपको पूछेगा नहीं, आपके समझने के लिए। ठीक है, हेडिंग लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको छापो अच्छे से। लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड of any point be expressed as functions of u1, u2, u3। यहीं से शुरू हो गया काम। एक पॉइंट है हवा में, कहाँ, कौन से सिस्टम में? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसी के बारे में क्या बोला जा रहा है? लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एनी पॉइंट बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शंस ऑफ u1, u2, u3। मतलब ये जो पॉइंट है तो रहने दो, इस पॉइंट को वहीं रहने दो, अदृश्य है, लेकिन तुमको अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से इस पॉइंट को देखना है। ये पॉइंट है, मैंने बना दिया, यहाँ पे पॉइंट रख दिया, तुमको दिखते रहना चाहिए वो पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट है, भूलना मत पॉइंट को। एक्स एक्सिस इधर गया, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है। अब ये बोला जा रहा है ये जो आपने एक्स, वाई और जेड, ये जो आपने डिफाइन किया है ना, ये मामूली पॉइंट्स नहीं है, मतलब ये मामूली एक्सिस नहीं है। x1 कुछ फंक्शन है u1, u2, u3 का। y जो है ये फंक्शन है u1, u2, u3 का। z ये भी एक फंक्शन है u1, u2, u3। समझ में आया? फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन जिसका आप कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स वगैरह वो सब आएगा। तो मान लो इसको हम लिखे कुछ इस तरह से, x को फंक्शन के टर्म्स में इस तरह से लिख दिया। x किसका फंक्शन है? u1 का, u2 का, u3 का। y भी फंक्शन है u1 का, u2 का, u3 का। z भी फंक्शन है हमारा u1 का, u2 का, u3 का। इसका u1 का, u2 का और u3 का, इस जो एक साथ हम लिखे ना, इसको नाम दिया गया इक्वेशन नंबर 1। सपोज दैट 1 can be solved for u1, u2, u3 in terms of x, y, z। जैसे आप यहाँ पे x को u1, u2, u3 के टर्म्स में लिख रहे थे, y1 को u1, u2, u3 के टर्म्स में लिख रहे थे, z को z1, u1, u2, u3 के टर्म्स में आप लिख रहे थे। 3 इक्वेशंस हैं आपके पास। ठीक है, तो यहां से आप क्या कियो, एक्सप्रेस कर दो u1 को xyz में, u2 को xyz में, u3 को xyz में। समझे?
ये समझ पा रहे होगे? जैसे x हम लिख दिए u1 u2 u3 कुछ फंक्शंस है, मान लो x जो है ना कुछ फंक्शन है u1 u2 u3 का, y भी फंक्शन है कुछ u1 u2 u3 का, तो मान लेते हैं ठीक है चलो ये u1 है प्लस 2u2 है प्लस u3 है, ये माइनस u1 है प्लस 2u2 है प्लस 7u3 है, और ये सपोज u1 है और u2 है और u3 है, इस तरह से। तो इससे हम फेरबदल करके क्या हम u1 को xyz के टर्म्स में लिख सकते हैं? क्या हम u2 को xyz के टर्म्स में लिख सकते हैं? क्या हम u3 को xyz के टर्म्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? बस यही चीज़ हम बताने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही फंक्शन होगा, ये समझाने के लिए, इग्नोर मारे उसको, इस तुमको दिखाने के लिए कि यहाँ पे हम x को u1 u2 u3 के टर्म्स में, y को u1 u2 u3 के टर्म्स में, z को u1 u2 u3 के टर्म्स में लिखे हैं। अब इसी चीज़ को हम xyz के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जब आप उल्टा लिखेंगे तब बनेगा दूसरा इक्वेशन। u1 को बोल दोगे xyz का फंक्शन है, u2 को बोल दोगे xyz का फंक्शन है, और u3 को बोल दोगे xyz का फंक्शन। क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें? The functions in 1 and 2 are assumed to be single valued. यहाँ पे जो फंक्शंस हमने एज्यूम किया है वो कैसा फंक्शन एज्यूम किया है? सिंगल वैल्यूड। सदियों पहले हम आपको पढ़ाए थे फंक्शन ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई, सिंगल वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड। मैथमेटिक्स में मल्टीपल वैल्यूड को फंक्शन नहीं कंसिडर किया गया है। सिंगल बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन जो होता है वो सिंगल वैल्यूड होता है। ये तो बात समझ में आता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है? सर इसको हम फंक्शन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फंक्शन का मतलब बाय डिफॉल्ट सिंगल वैल्यूड होता है। यहाँ पे तो सिंगल वैल्यूड बोलने से रहा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही लेना है, ठीक है। And to have continuous derivatives so that the correspondence between xyz and u1 u2 u3 is unique. मतलब 1-to-1 correspondence होना चाहिए, unique correspondence होना चाहिए। In practice, this assumption may not apply at certain points and special consideration is required. लेकिन प्रैक्टिकली हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता कि हर पॉइंट पे, तो जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे हम कुछ स्पेशल कंसिडरेशन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसा ही कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स होना चाहिए। गिवन अ पॉइंट P with rectangular coordinates xyz, from 2 associate a unique set of coordinates u1 u2 u3 called the curvilinear coordinates of P, and the set of equations 1 and 2 define a transformation of coordinates. ये जो दो सेट है ना, ये और ये, इस दोनों सेट को साथ में टुगेदर हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट दिख रहा है? पॉइंट वही है, बोले तो याद रखने, पॉइंट है यहाँ पे। ये वाले पॉइंट को हम जो डिफाइन किए थे शुरू में, तो एक्स एक्सिस उधर था, वाई एक्सिस इधर था, जेड एक्सिस इधर था, ठीक। अब ये एक्स वाई जेड सबको भूल जाओ। इमेजिन कर लो इधर कोई कर्व है ऐसा, इधर कोई कर्व है ऐसा, इधर कोई कर्व है ऐसा। क्या किए? एक्स वाई जेड भगा दो, पॉइंट वहीं का वहीं है। इधर कुछ कर्व है, इधर भी कुछ कर्व है, इधर भी कुछ कर्व है। कर्व आ गया, कैसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा हो, जैसा तैसा कैसा भी कर्व है, ठीक है। अब जिस पॉइंट को तुम जब डिफाइन करोगे तब किसके टर्म्स में करोगे? एक्स वाई जेड स्ट्रेट लाइंस के टर्म्स में, या फिर वो कर्व्स के टर्म्स? कर्व के टर्म्स, है ना। पॉइंट हिला नहीं है, पॉइंट जहां था वहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको इनवेरिएंस में भी बताए थे। वहां पे हम कर्व नहीं किए थे, एक्स वाई जेड का ही हम उसको रोटेट कर दिए थे। थोड़ा धक्का देके एक बार सिर्फ रोटेट किए थे, एक बार धक्का देके रोटेट करा दिए थे, तो वो इनवेरिएंस वाला चीज था। यहाँ पे हम पूरा लाइन को ही बर्बाद कर दे रहे हैं, एक्स वाई जेड को भगा करके कुछ और लेके आ जा रहे हैं, कुछ कर्व लेके आ जा रहे हैं।
ये जनरल सेंस हो गया। इसी जनरलाइजेशन से फिर अपना जैसा होगा मर्जी, उस हिसाब से हम उस कर्व को मोल्ड कर लेंगे। ज़रूरत पड़ा उस कर्व को मोल्ड करके हम एक सिलेंडर बना लें, ज़रूरत पड़ा उस कर्व को हम लोग मोड़ करके एक स्फीयर बना दें, ज़रूरत पड़ा उस कर्व को मोड़ करके एक कोई बाइपोलर टाइप का कुछ बना ले, कुछ भी बना सकते। कर्व था ना, कर्व से डिफाइन किया। तो जो आपका पॉइंट पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड था, उसी सेम पॉइंट को हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर दे रहे हैं कर्व्स के टर्म्स में, जिसको नाम दिया गया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी मतलब वो पॉइंट। कहानी समझ में आया? इतनी ही कहानी थी। एक राजा थी, मतलब एक राजा था, एक रानी थी, बस इतनी ही कहानी थी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। अब जो कुछ भी बचा है इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वर्जन बचा है, कैसे हम लोग इस चीज़ को चेंज करते हैं। ठीक है, जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अभी तक पढ़े हो, यूनिट वेक्टर निकालना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल वगैरह वो सब निकालना, वो सब चीज़ हम लोग कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में सीखेंगे। ठीक है, वो निकालना सीखने से पहले थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि दिखता कैसे। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, आगे बढ़ते। अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कहीं भी ऑर्थोगोनल दिखाया जाता है ना, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब हम भी परपेंडिकुलर ही बन गए। टंग पिंपल होने से गैंग्स ऑफ वसेपुर का कैरेक्टर्स घुस जाता है, तो हम परपेंडिकुलर अभी बन गए। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। डायग्राम देखो, हम लोग जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग सीखे थे, तो कुछ इस तरह का सिस्टम हमें सिखाया गया था कि बेटा पहले एक डब्बा बना लो, यहां से एक्स वाई जेड एक्सेस अब दिखा दो। इसको हम लोग एक्स एक्सेस बोल देते हैं, इसको वाई बोलते थे। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लाइन को आप जो मर्जी बोलो। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है वाई इसको बोलने में, जेड इसको बोलने में, तो बोलो ना। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है क्या ये वाई हम दिखा दे तो जन्मों जन्मांतर तक ये वाई ही रहेगा। अरे नहीं, घुमा दो ना क्यूब को, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज यही पॉइंट हमें स्टडी करनी है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है हवा में, स्पेस में। जनरली हम लोग कोई भी पॉइंट आप कहीं पे भी उठा सकते हो। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, सुविधा होगा। इस पॉइंट को गौर से देखो। इस पॉइंट को तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर ये तो और कुछ नहीं, एक्स लाइन, वाई लाइन, जेड लाइन, जहां तीनों कट किए हैं वही है ये पॉइंट। पहली बात। दूसरा बात, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कितने सरफेस की जरूरत पड़ी है, थोड़ा काउंट करो तो। बोलोगे सर एक सरफेस तो ये है, पीछे वाला एक्स वाई प्लेन है ना। एक सरफेस तो सर ये है, साइड वाला दिखा, जिसको हम लोग वाई जेड प्लेन बोलेंगे। एक सरफेस तो सर ये नीचे वाला है, कौन सा प्लेन बोलेंगे? एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। आपको सामने से 3 प्लेन्स दिख रहे हैं 3 प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन,
एक्सजेड प्लेन। बोलोगे सर पीछे का तो नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे भी तो होगा ना सरफेस। अरे हाँ होगा। इधर जब जाओगे, इधर जब इसको एक्सटेंड करोगे तब भी तो एक्सजेड ही प्लेन रहा ना वो। ये प्लेन की अगर हम बात करें, ये प्लेन तो एक्सजेड ही रहा। पीछे का प्लेन, इधर का पीछे का, उस साइड फिर भी तो एक्सजेड ही रहा। चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, या फिर इधर पीछे का। अरे जो मर्जी ले लो, इस प्लेन पे कहीं पे भी रहोगे वो एक्सजेड प्लेन ही कहलाएगा। उसी तरह से इसके पीछे वाला y, इसके ये एक्स वाई प्लेन, ये इस साइड से देखोगे तो फिर ये वाला प्लेन एक्स वाई कहलाएगा। तो जो मर्जी कह लो, 3 सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए 3 सरफेस आपको इंटरसेक्ट करेंगे। यहां पे तो आप एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर टाइप का डब्बा जैसा स्ट्रेट प्लेन बनाया हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की खूबसूरती यही है कि ये जो प्लेन आपको दिखा ना, ये प्लेन ऐसा नहीं हो करके वेवी हो सकता है। वेवी कहने का मतलब लहरों वाला प्लेन। देखो यहाँ आ गया सोफा सेट, लहर वाला प्लेन है। जो यहाँ था, आप एकदम पूरा खड़ा खड़ा आपको दिख रहा था, पूरा बॉक्स जैसा, वो बॉक्स तो नहीं है, कुछ और ही है वहाँ पे। इधर एकदम आराम से स्मूथ सोफा सेट, इधर से भी आराम, इधर से भी आराम, पूरा दाबो उसको, कुशन जैसा है पूरा, क्या बोलते हैं उसको, पफी टाइप का है, दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे सपोज इस पॉइंट को हमको स्टडी करने के लिए कितना सरफेस कट कर रहा है, थोड़ा काउंट करो। बोला कि सर यहाँ पे तो एक ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, एक साइड वाला सरफेस दिख रहा है, एक इधर सामने वाला सरफेस दिख रहा है, सेम चीज है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये है, क्योंकि कर्व है इसलिए इसका नाम दिया है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब इसी कर्व को आप पूरा स्ट्रेट बना दो ना, बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। इसी कर्व को जो इस तरह से वेवी है, इसको आप स्ट्रेट बना दो ना, इसको टान के खींच कर दो, ऐसे कर दो, बन जाएगा ये। तो यहां ये वाला जो सरफेस है दिख रहा है ऊपर वाला, इसका सपोज नाम दे दिए हैं u1 = c1। एक सरफेस है, सरफेस का तो इक्वेशन होगा प्लेन का, मतलब स्ट्रेट प्लेन नहीं है, कर्व प्लेन है, तो इसका तो नाम होगा। तो इस इक्वेशन का नाम हम दिए हैं सपोज u1 = c1, मतलब तुम कहीं पे भी रहो c1 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 ही रहो, साइड में तुम कहीं पे भी रहो c2 c2 c2, सामने में तुम कहीं रहो c3 c3 c3। समझ में आ? तो ये हो गया कन्वेंशन सरफेस डिफाइन करने का, ठीक है। यहाँ पे सपोज मान लो इसी चीज को अगर तुमको यहाँ दिखाना है तो किधर दिखाएं, इसको लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो चलो इसको कोरिस्पॉन्डिंग ये पॉइंट दिखाओ। अब समझ में आ? ये पॉइंट u1 = c1 मतलब ऊपर वाला प्लेन, u2 = c2 मतलब ये साइड वाला प्लेन, u3 = c3 मतलब ये सामने वाला फ्रंट प्लेन। बुझली? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। सरफेस, जब भी 2 सरफेस मिलते हैं तो एक लाइन बनता है। क्या बोले? जब भी 2 स्ट्रेट सरफेस मिलते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जब भी 2 कर्व्ड सरफेस मिलते हैं तो एक कर्व्ड लाइन मिलता है। कैसे? 2 सरफेस, स्ट्रेट सरफेस को आप सटा दो तो जहां सटेगा लाइन मिला। 2 कर्व्ड सरफेस को आप मिला दो
तो क्या आपको एक कर्व लाइन मिलेगा? आपको एनालिटिक ज्योमेट्री का भी थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं, काम लगेगा ये काम लगेगा आगे चल करके। तो इसलिए इस लाइन को अगर आपको डिफाइन करना है तो इस दो प्लेन के टर्म्स में आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। ये सब सिखाएंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जान लो कि अगर दो स्ट्रेट प्लेन सटा देते हैं इस तरह से तो एक लाइन मिलता है, ये उसी तरह से दो कर्व्ड प्लेन्स को आप मिला देते हो तो एक कर्व्ड लाइन मिलता है। तो ऊपर का जो आपका कर्व्ड सरफेस है, सामने का जो आपका कर्व्ड सरफेस है, इस वाले और इस वाले सरफेस को मिलाओ तो एक कर्व्ड लाइन मिलेगा। ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस को और साइड वाला कर्व्ड सरफेस को मिला दो तो ये वाला लाइन मिलेगा। सामने वाले सरफेस को और लेफ्ट हैंड साइड वाले सरफेसेस को मिला दो तब ये वाला लाइन। याद कैसे रखेंगे? कन्वेंशन क्या दिया गया है? जैसे ऊपर वाला सरफेस का नाम दिया गया है u1 = c1, तो इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर निकल रहा हो उसको कर्व लाइन का इक्वेशन बोला जाएगा। जैसे u1 = c1, इसका परपेंडिकुलर तो हमको यही दिख रहा है। जैसे ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर तो हमको ये दिखा ना। अरे ये जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर तो हमको यही दिख रहा है, दिखेगा इस पॉइंट से ही, इधर उधर कहीं नहीं है। पॉइंट रेफरेंस है इधर से, तो इस पॉइंट पे फोकस करो। ये कर्व जो सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर कौन? ये। तो u1 = c1 कर्व बोले तो ये जो आपका कर्व्ड लाइन है इसका नाम दिया जाएगा u1 कर्व। u2 सरफेस ये दिखा, देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन? अरे बोलो कौन? ये। तो u2 कर्व दिखा। यहां बताओ साइड वाला सरफेस के परपेंडिकुलर कौन? ये वाला। ऊपर वाला सरफेस के परपेंडिकुलर कौन? नीचे वाला। सामने वाला सरफेस के परपेंडिकुलर कौन? पीछे वाला। अगर ये बात आप समझ चुके हो तो इसको नहीं समझ सकते। इसी चीज को ना हिला दी है थोड़ा। तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर कौन? ये u1 = c1 है, तो इसलिए हम इसको u1 कर्व बोलेंगे। इस वाले सरफेस का नाम है u2 = c2, तो इसको हम लोग u2 कर्व बोलेंगे। इस वाले सरफेस का नाम है u3 = c3, तो इसको हम लोग u3 कर्व बोलेंगे। मुझे चीज बस इतना ही है। और स्टेटमेंट्स देखते हैं। द सर्फेसेस u1 = c1, u2 = c2, u3 = c3, where c1, c2, c3 are constants are called the coordinate surfaces। तो यहां ये वाला सरफेस, ये सरफेस, इसको क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट सरफेस। उसी तरह से इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और सामने वाला सरफेस तो क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट सरफेस। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेट सरफेस किसको बोलते हैं? एंड ईच पेयर ऑफ दीज सरफेसेस इंटरसेक्ट इन कर्व्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स और लाइंस। जितने भी पेयर बनेंगे ना, कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस हैं। 3 सरफेस हैं तो कितने पेयर बनेंगे बताओ? 3 सरफेस में से पेयर का मतलब क्या? 2। अरे कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा मतलब जूता। पेयर ऑफ शूज मतलब 2 शूज होंगे। पेयर ऑफ ट्राउजर्स मतलब दोनों पैर का पहनोगे ना, इधर पहनोगे इधर पहनोगे। शर्ट का मतलब स्लीव्स। पेयर ऑफ स्लीव्स क्या? इधर ये है। अ पेयर ऑफ ईयर्स, 2 हैं 2, बस वही है। समझ आ? तो जहां जो कर्व आपके इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कर्व बनेगा, तो उसको कर्व बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेट कर्व्स या लाइंस बोलेंगे। तो हम लोग 2 चीज सीखे। पहला कि कोऑर्डिनेट सरफेस किसको बोलते हैं, तो ये सारे सरफेसेस हैं कोऑर्डिनेट सरफेस।
कोऑर्डिनेट कर्व्स या कोऑर्डिनेट लाइंस किसको बोलते हैं? जो पेयर दो सरफेस मिलकर के बनाए, उस सरफेस के इंटरसेक्शन पे एक कर्व बनेगा, उस कर्व को कोऑर्डिनेट कर्व बोलेंगे या कोऑर्डिनेट लाइन बोलेंगे। तो जैसे यहां से ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे बताओ? ऊपर वाला सरफेस और साइड वाला सरफेस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बोलोगे सर ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट लाइन हो गया? कौन सा कोऑर्डिनेट लाइन हुआ? Z हुआ कि नहीं? वही चीज है यहाँ पे। The U1, U2, U3 coordinate curves of curvilinear system are analogous to the XYZ coordinate axis of rectangular system. जैसे रेक्टेंगुलर सिस्टम में एक्स वाई जेड हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे उसी तरह से U1, U2, U3, बस एक्स वाई जेड जैसे हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे क्या है? एनालॉगस U1 है, U2 है, U3, वैसे ही एनालॉगस है। If the coordinate surfaces intersect right angles at right angles, the curvilinear coordinate system is called orthogonal. ये जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस है ना, जैसे यहाँ पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो ये ऑर्थोगोनल है। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस भी 90 डिग्री पे काटे तो ऑर्थोगोनल होगा ना। ये जरूरी नहीं कि कर्व फिर रेक्टेंगल प्लेन बन जाएगा, ऐसा थोड़ी जरूरी है। जैसे मान लो एक सरफेस ये कर्व है, एक और सरफेस सपोज ये, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस 90 डिग्री पे है? टेंजेंट बनाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट हम कुछ खींचे, यहाँ पे टेंजेंट को खींचे। सो फॉर एग्जांपल मान लो दोनों का आ गया 90 डिग्री, तो बस हो गया। तो ये सरफेस अगर परपेंडिकुलर है तब उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाएगा। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल, तो उसी चीज को क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आया? छोटा सा चीज है, लेकिन हम इसको ज्यादा एक्सटेंड करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफी नया है। अब चीजें जब नया होता है ना, तो उसको काफी अच्छे से, बहुत ही शिद्दत, बहुत ही प्यार से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो इसका अगला लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे, जैसा इसमें आप जानते हो यूनिट वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आई कैप, जे कैप, के कैप करके रिप्रेजेंट करते हो। इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यूनिट वेक्टर्स को कैसे निकालते हैं और बाकी वेक्टर्स को उस यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो बस इतनी कृपा करते हैं प्रभु कि वीडियोस को पूरे देश में फैला दें, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं। तो अगर आप फ़ायदा उठा रहे हो हमारे ज्ञान का, तो बाकी लोगों का भी हक बनता है कि वो भी हमारे ज्ञान का फ़ायदा उठाएं। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो ऊपर वाला ईश्वर आपका ज़रूर भला करेगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।